में हर जगह में 3 फेजों से होकर गुजरना पड़ता है। जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है निगेटिव फेज, दूसरा जो फेज होता है वो पॉजिटिव फेज, और तीसरा जो फेज होता है वो ग्रोथ फेज, नॉर्मल फेज। तो हम बात करें सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पे ऐसा कई लोग को लगता है कि यार कि डायरेक्ट सेलिंग में ही या डीएमपीएल का ही सब विरोध करते हैं कि बाकी चीजों का भी हुआ है। आइए जाके पीछे जाके देखते, थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। जिस समय बैंक खुल रहा था, जिस समय बैंक अंग्रेजों के जमाने में कुछ बैंक आए, उसके बाद जब भारत में बैंक का जब दौर आया, जब बैंक खुल रहा था, तो लोग पता है क्या बोलते थे, बैंक में हमारे पैसे को हम लोग पहले बैंक के पहले लोग अपने घरों में, अपने पेटियों में, अपने संदूकों में, या कई लोग जमीन में गड़ा करके रखते थे पैसे को, सिक्के को, नोट्स को, जो भी है। और लोग बोलते थे हमारा पैसा जबरदस्ती हम लोग वहां पे रखेंगे, हम हमारा पैसा है और हम लोग वहां पे रखेंगे, बैंक भाग गई तो हमारा पैसा डूब गया। तो ऐसा लोगों का क्या था, मेंटालिटी थी। तो यार बैंक वाले लोग बोले ऐसे में काम नहीं चलेगा। फिर बैंक वालों ने क्या किया, ब्याज देना शुरू किया। बोले आप बैंक में पैसा रखेंगे ना तो आप लोग को ब्याज मिलेगा, आप लोग का पैसा बढ़ेगा। तो कुछ लोगों ने रखा, फिर उनको ब्याज नहीं मिला, फिर टाइम पे पैसा भी निकल गया, चोरी वोरी से भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे बिलीव बढ़ते गया। ऐसा करते 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 बैंक में पैसा रखने का कोई भी चार्ज नहीं लगता था। एक दौर आया, बैंक में लोगों को भरोसा हुआ, लोग अकाउंट खुलवाना शुरू करे, और उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ किया। बैंक में पैसा लगने का कोई चार्ज नहीं, रखने का कोई चार्ज नहीं लगता था, बल्कि और बैंक हमें क्या करती थी, ब्याज देती थी पैसा रखने का। पर धीरे धीरे फेज बदलते गया, चीजें होती गई। आज कंडीशन ये है कि बैंक में पैसा रखने का भी हमको, हमारी पैसे का हमें चार्ज देना पड़ता है। एटीएम चार्ज, एसएमएस चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, चेक का चार्ज, पासबुक का चार्ज, प्रिंट कराने का चार्ज, ऐसा करके फाइनली बैंक आपसे एक अकाउंट होल्डर से तकरीबन 1000 से अधिक रुपए, तकरीबन कई लोगों से 1200 रुपए तक का अलग अलग अकाउंट के हिसाब से ये अमाउंट ले लेती है। आज क्योंकि बैंक के बारे में कोई निगेटिव नहीं है, लोगों को पता है कि हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, पैसा हमारे जब जरूरत है मिल जाएगा, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा चीज। आप देखिए बैंकिंग सेक्टर आज पूरे पॉजिटिव फेज में हो गया है। दूसरी बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, इंश्योरेंस हमारे भारत में साथियों ये बहुत निगेटिव फेज से गुजरा है। विदेश में एक बच्चा अगर पैदा हुआ, उसका जब तक इंश्योरेंस नहीं होता, उसकी अगर पॉलिसी जब तक की नहीं होती, गवर्नमेंट को मान्य, गवर्नमेंट से वो उसको अथॉरिटी नहीं रहती, इवन उस बच्चे का आप जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते जब तक उस बच्चे का इंश्योरेंस ना हो जाए। पर जिस समय इंश्योरेंस भारत में आया, तो भारतीय लोग भाई बहुत समझदार लोग, जब कोई इंश्योरेंस एजेंट जब जाता था किसी व्यक्ति के पास में कि भाई इंश्योरेंस करा लो, आपको कुछ हो जाएगा तो पैसा आपके घर वालों को मिलेगा, आपके घर वालों के काम आएगा, तो लोग बोलते थे मरने के बाद जो पैसा मिलेगा वो भी कुछ काम का है। इवन इंश्योरेंस एजेंट को लोग जो है पता है क्या बोलते थे, आ गए हमारे मौत के सौदागर। तो लोग बोलते हैं हम लोग मरेंगे तो पैसा मिलेगा, बताओ ऐसा कि पैसा कोई काम का है। तो इसको भी बहुत ही निगेटिव फेज से गुजरना पड़ा, धीरे 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 करते 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 80-90 के दशक में कुछ लोग का जब पैसा रिटर्न हुआ, कई लोगों की ऐसी अकाल डेथ हुई, तो उस समय फिर लोगों को पैसा मिला, परिवार स्टेब्लिश्ड हुआ, तो लोग इंश्योरेंस के प्रति जागरूक हुए। और पहले केवल गवर्नमेंट इंश्योरेंस करती थी, धीरे धीरे करते 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 आज बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इंश्योरेंस फील्ड में आई, और आज इंश्योरेंस के लिए केवल केवल जीवन का लाइफ इंश्योरेंस आज नहीं होता, केवल जीवन बीमा नहीं होता, इवन आज का आपका बाइक का बीमा होता है, शॉप का बीमा होता है ना, बहुत सारी चीजों का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कई सारी चीजों का, हर फील्ड में हर एक चीज का इंश्योरेंस होता है। आप आगे जाएंगे तो हर एक चीजों का इंश्योरेंस होता है। इस सेक्टर में आप घुसेंगे तो जाएंगे। आज लोग अवेयर हो चुके हैं इंश्योरेंस क्यों कराना है, आज लोग समझ चुके हैं। इवन आज अपने बच्चों के नाम से सुकन्या योजना तो और कई सारी चीजों में अपना करा करके, इंश्योरेंस करा करके, जीवन ज्योति और कई सारे अलग अलग पॉलिसी करा करके लोग अपने बच्चों के अच्छे अच्छे फ्यूचर के लिए, शादी के लिए, सब चीजों के लिए इकट्ठा करते हैं, पैसा धीरे धीरे बचत करते हैं। आज इंश्योरेंस वालों को कोई मौत का सौदागर नहीं बोलता, या उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका क्या दौर है, निगेटिव से पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज आया। एक समय के बाद एलआईसी एजेंट को भयंकर, मतलब बहुत बड़े उसमें के रूप में देखा जाता था, पर आज आप देखेंगे हर गांव में 5 लोग आपको एजेंट मिल जाएंगे इंश्योरेंस के, अलग अलग कंपनियों के, कोई बजाज का, तो कोई टाटा का, तो कोई एसबीआई का, कोई और किसी का, ऐसा करके सभी, कोई बिरला का, अलग अलग कंपनियों के इंश्योरेंस करते हुए लोग मिलेंगे। इसका क्या हो गया आज,
ग्रोथ फेज से अब नॉर्मल फेज में आ गया लोग, ये बिजनेस अब नॉर्मल समझ गए लोग जो है। करेक्ट। आगे बात करूं ट्रेन का, जब ट्रेन आया, ट्रेन का जब दौर आया, अंग्रेजों ने जब मुंबई से थाने के बीच जब पहली ट्रेन चलाई, विदेशों में चलती थी, भारत में चलाई, तो लोग देखते थे बड़े अचरज से, भारतीय लोग हमारे, यार इतना बड़ा लोहे का पिंजरा और दो ठो लोहे की छड़ में, दो ठो लोहे की राड में चलती है, मोटी सी राड में, और गिर गए मर गए तो क्या होगा। लोग डर के मारे से बैठने से डरते थे उसमें, और बैठने से डरते थे। 1 सेकंड है ना, कॉल आ गया था। मेरी आवाज आ रही है आज? तो प्लीज आप लोग थंब दिखाएंगे, कौन दिख रहा है स्क्रीन पे मुझे सामने। आ, आप लोग का वीडियो अगर ऑन है तो मेरी आवाज आ रही है? ओके। लाकेश्वर विश्वकर्मा जी, लक्ष्मण विश्वकर्मा जी, आवाज आ रही है? ओके, चलिए, थैंक यू, सॉरी साथी कॉल आ गया था। तो अब हम बात करेंगे जब ट्रेन का जब दौर आया, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए आप सभी लोग, क्योंकि ये दौर से गुजरना पड़ता है हर एक चीज को। ट्रेन का जब दौर आया, ट्रेन जब भारत में आया, तो ट्रेन जब आया, अंग्रेजों ने ट्रेन लाया, तो फिर क्या हुआ कि लोग ट्रेन में बैठने के लिए तैयार नहीं थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि चाय भी उनकी, चाय और समोसा अंग्रेजों की देन है, तो लोग, अंग्रेजों ने क्या किया, ट्रेन में बैठोगे तो चाय और समोसा मिलता है। तो उस समय बहुत, आपको पता है, बहुत गरीब देश था भारत। आज गर्व है भारतीय होने पे हम सबको। बहुत सारी तकलीफें थी, तो लोग, कई लोग ऐसे थे, चलो सारे कुछ भी हुई देखा जाए, और बच गए तो बढ़िया चाय नाश्ता मिलेगा करके लोग बैठ जाते थे। समोसा और चाय के चक्कर में लोग ट्रेन में बैठते गए, बैठते गए, बैठते गए, और धीरे धीरे ट्रेन आम होते गया। कंडीशन ये हुआ कि ये सामान्य हो गया, लोगों का बिलीव बढ़ गया, नहीं भाई गिरते उठते नहीं है, कुछ होता नहीं है, बल्कि जाके बैठने पे वहां पे ना चाय समोसा मिलता है। फिर धीरे से जब लोगों को समझ में आ गया कुछ नुकसान होता नहीं, तो फिर क्या किया, अंग्रेजों ने चाय समोसा देना बंद कर दिया। पहले चाय बंद किया, फिर समोसा बंद किया, फिर धीरे से चार्ज लगा दिया, टिकट लगा दिया। अब इस ट्रेन में बैठने के लिए बेटा तुमको कहीं से कहीं जाना है तो पैसा देना पड़ेगा। फिर लोग पैसा दे के भी जाने लगे, यार चलो टाइम पे पहुंच जाएंगे, टांगे से पहले पहुंच जाएंगे, और सब चीजों से पहले पहुंच जाएंगे करके फिर लोग ऐसा करने लगे। करते 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 आज आप देखिए कंडीशन क्या है। भारतीय ट्रेन में कोई सा भी ऐसा ट्रेन बता दीजिए जिसमें आपको सेम डे टिकट मिल जाए नॉर्मल तरीके से। तत्काल में भी केवल एजेंट ही करा सकता है, आप नहीं करा सकते। अगर आपकी आईडी भी है ना तो आप सीट नहीं करा सकते। इवन अगर आपको कुछ फैमिली प्लानिंग करनी है, बाहर आने जाने की कुछ प्लानिंग करना है, तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले आपको टिकट कराना पड़ता है। एट ए टाइम करेंगे तो या तो उसमें तत्काल में मिलेगा, या वीआईपी कोटा में मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। कंडीशन ये है कि आप किसी भी ट्रेन का अभी आप टिकट करने का सोच लो, जो अगले 5 दिन 10 दिन बाद है, 100 वेटिंग, 200 वेटिंग, ये सब दिखाते रहेगा जो है, ये कंडीशन रहेगा। आज क्या हुआ कि लोग नॉर्मल फेज में आ गए यार, ट्रेन में जाकर के आप खुद से लोग समझने लगे। आज ऐसी ऐसी ट्रेनें जिसमें जो 3 घंटे 5 घंटे पहुंचा रही है, बड़ी बड़ी दूरी को कंप्लीट कर रही है। तो ये दौर चला, और आज लोग ट्रेन में बैठने से डरते नहीं, बल्कि ट्रेन में पैसा दे करके जाते हैं, अधिक पैसा दे करके जाते हैं तत्काल में टिकट करा करके। ऐसे ही साथियों कंप्यूटर का जब जमाना आया, कंप्यूटर का भी विरोध हुआ। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाने की तैयारी में थे भारत में, उन्होंने पहला कंप्यूटर लाया। नमन है उनको, हमारे देश में डिजिटल क्रांति लाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। पहला कंप्यूटर जब लाया, और जब पता चला कि कंप्यूटर नाम का कोई चीज आने वाला है, कोई ऐसा चीज आ रहा है जो ना जो 8 आदमी या 5 आदमी या 10 आदमी के काम को अकेला कंप्यूटर कर देगा, तो बैंक वालों को लगा कि भाई ये तो हमारा रोजगार छीन लेगा। हम 10 लोग जो काम कर रहे हैं, और एक कंप्यूटर नाम का कोई चीज आएगा और अकेले 10 लोग का काम कर देगा, हम 10 लोग तो 9 लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो लोगों ने उस समय विरोध किया, इवन बैंक वालों ने हड़ताल किया। उसका फोटोग्राफर भी मेरे पास नहीं था पहले पास, अभी शायद डिलीट हो गया, आपको दिखा रहता। लोगों ने ये भी नारा दिया कि कंप्यूटर हटाओ देश बचाओ, कंप्यूटर रहेगा तो हमारी रोजगार छिन जाएगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा तक लोगों को लगने लगा था। पर धीरे धीरे बदलाव का दौर था, धीरे धीरे कंप्यूटर आया, आधुनिक युग आते गया, डेस्कटॉप, फिर लैपटॉप, फिर आज कंडीशन ये है, आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे, एसबीआई वगैरह में कुछ पुराने स्टाफ मिलेंगे आपको, उनकी एज भले 60 साल है, पर उनको कंप्यूटर चलाना आता है। नहीं भी आता तो बेचारे लोग धीरे धीरे चला रहे हैं। मतलब आज कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति को कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा उसको बैंक में जॉब नहीं मिलेगा। गलत नहीं बोल रहा हूँ सर? आज जस्ट उल्टा हो गया। पहले क्या था कि लोग सोचते थे कंप्यूटर लोगों का जो है रोजगार छीन लेगा, पर आज वही कंप्यूटर, आज एक डिग्री के साथ साथ, आपकी जो भी डिग्री है ना, उस डिग्री के साथ साथ आप किसी भी जगह में आपको अगर जॉब करना है तो आपके पास एक ना कंप्यूटर का डिग्री होना भी जरूरी है, तब आपको जॉब मिलता है। तो ये दौर आया, और आज हम अपने बच्चों को, अपने अपने जो है हमारे से जुड़े जो लोग हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं, उनको हम
नए ये शिक्षा के अलावा हम कंप्यूटर की भी शिक्षा देते हैं, सीधा जाना है सर हम लोग को, कंप्यूटर का भी जो है हम वो दे रहे हैं, कंप्यूटर का भी शिक्षा अलग से करा रहे हैं, करेक्ट, ऐसा हो रहा है। इसके अलावा आगे बात करूं मैं, बीएसपी प्लांट जब खुला, बीएसपी प्लांट जब खुला तो क्या हुआ, बीएसपी प्लांट 1955 की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू साहब जो है यहाँ पे लाने की प्लानिंग में थे बीएसपी प्लांट को, यहाँ पे जब लेकर के आ रहे थे, छत्तीसगढ़ में खोलने की बात हो रही थी भिलाई में, तो उस समय भी बहुत विरोध हुआ। विरोध कैसे हुआ, बंद करा होगा कि नहीं हुआ, उस समय नौकरी के लिए जब लोगों को लाने की बात हो रही थी, लोग उस समय नौकरी को अच्छा नहीं समझते थे। उस समय सबसे जो पहला सबसे अच्छा जो काम है लोग समझते थे, उत्तम कृषि, मध्यम मान, करे जो नौकरी निष्कृत समान, मतलब सबसे बेस्ट खेती को माना जाता था, मध्यम वर्गीय मध्यम काम व्यवसाय को माना जाता था, और तीसरा सबसे जिसके पास कोई काम नहीं है, निष्क्रिय आदमी नौकरी करे, ये लोगों को लगता था। तो ऐसा करके नौकरी के लोग विरोध में थे, और हुआ क्या साथियों के बीएसपी प्लांट में, मेरे दादाजी के जमाने की बात है, क्योंकि हमारे गांव से ही बहुत लोग बीएसपी प्लांट में आए थे, लेबर वगैरह काम करने आए थे बताते हैं, तो बहुत सारे लोग आए थे जॉब करने के लिए, लोग पकड़ पकड़ के उस समय लेके आते थे, क्योंकि लोगों को भर्ती की जरूरत थी, कई लोग तो आते नहीं थे, तो विदेश से भी लोगों को लाया गया था बीएसपी प्लांट में जॉब करने के लिए, अलग अलग प्रदेशों से लाया गया था, आप कभी भिलाई आके देखिए, बहुत सारे अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ पे आके जॉब करके यहीं पे सेटल हो गए हैं। तो ऐसा हुआ। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज साफ आ रहा है, अरे आवाज आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक यार, लोगों को क्या लगता है आवाज आ रहा है, कुछ साथियों से मैं पूछ सकता हूँ, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है विश्वकर्मा जी, आवाज आ रहा है राम सागर साहू जी, आ रहा है ना, आ रही है, ओके चलिए, कुछ आप लोग, आप जिनको भी आवाज नहीं आ रहा ना, एक बार अपना नेटवर्क चेक करें साथियों, जिनको भी आवाज नहीं आ रहा अपना नेटवर्क चेक करें, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है आप लोग की तरफ में, इस वजह से नहीं आ रहा है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हुआ फिर, हमारे दादाजी के जमाने में ना लोगों को जो है नौकरी पे रखा गया, वहां पे बीएसपी प्लांट में रखा गया, और एक किसी व्यक्ति की चिमनी से गिरने से डेथ हो गई, तो वो बताते हैं वहां पे ढेर सारे लोग ना रातों रात नौकरी छोड़ के भाग गए, बोले भैया जिंदा रही बहुत कोनो मेरे काम कर कमा खा ले, वो छत्तीसगढ़ी में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ मरे बर नहीं आए हैं। कंडीशन ये हुआ कि एक दो केसेस ऐसे हुए तो कई सौ लोग नौकरी छोड़ के भाग जाते थे, प्लांट वाले लोग परेशान हो गए। ऐसा करते 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 पर 25 साल 30 साल 40 साल का समय गुजरा साथियों, 1955 से जब आज तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गया है। ऐसा करते करते जब ये दौर गुजरा तो लोगों को नौकरी के प्रति, लोग नौकरी के प्रति अवेयर हुए, बोले यार यहाँ पे कैरियर बनाया जा सकता है, लोग देखे कि यार नौकरी से कैरियर बनाया जा सकता है। आज कंडीशन ये है कि कोई बीएसपी प्लांट में अगर जॉब करता है तो उसको आसानी से लोग जानते हैं कि यार ये बड़ा पैसा कमाने वाला है, बड़ा काम कर सकता है। लोग आज नौकरी को समझ चुके हैं कि नौकरी की क्या पावर है, नौकरी की क्या ताकत है। और कंडीशन ये है, बीएसपी की बात नहीं कर रहा यार, छोटे मोटे प्लांट में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर एक पोस्ट कहीं खाली होता है, पता चला कोई अगर एक पोस्ट खाली है ना, 10 लोग लाइन लगा देते हैं, एक व्यक्ति की जरूरत है 50 लोग वहां पे जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, ये कंडीशन है। तो ये सब दौर से केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग इस फेज से नहीं गुजरा है, निगेटिव फेज से, ये सब चीजें भी इस फेज से गुजरी हुई हैं। समय कम है क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों बधाई हो आप सभी को कि जितने भी लोगों ने निगेटिव फेज में इन क्षेत्रों में काम करना शुरू किया था, चाहे वो कंप्यूटर क्षेत्र में हो, चाहे बीएसपी नौकरी वाला, आज कोई भी अगर होगा बीएसपी प्लांट में जॉब करने वाला ना, तो आज वो निश्चित तौर पे अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा होगा, अच्छा सारा चीज जो है। अच्छा आवाज कम आ रहा है, ओके आवाज कम आ रहा है, चलिए मैं ब्लूटूथ कर को हटाऊं क्या, अब बता, अब आवाज आ रही साथियों, अब आवाज आ रही है अच्छे से, अभी आवाज आ रही है, कैसे आवाज आ रही है बताएं, किनका वीडियो ऑन है, अब आवाज आ रही है लक्ष्मण जी, पहले से अच्छा रहा है, पहले से अच्छा रहा आवाज, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो साथियों ये दौर से हम सबको के गुजरना पड़ा, इस दौर के हम सब लोगों को क्या करना पड़ा, झेलना पड़ा, इन बड़ी बड़ी चीजों को जब ये दौर झेलना पड़ा। और जिन लोगों ने इस दौर में काम शुरू किया, जब विरोध हो रहा था ना, जिस समय विरोध हो रहा था, आप देखेंगे आपके गांव के आसपास में ढेर सारे ऐसे लोग होंगे, कोई पटवारी होगा जो रिटायर्ड हुआ होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हेड मास्टर होगा, कोई होगा, वो पता है उन लोग की एजुकेशन की आप बात करेंगे ना, पता है कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, कोई मैट्रिक पास होगा, कोई 8वीं पास होगा, कोई 4थी पास होगा, ऐसे लोग हैं जो उस समय गवर्नमेंट जॉब में लग गए थे। पर आज कंडीशन क्या है साथियों, आज पूरी डिग्री होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है मेरे भाई, ये सच्चाई है। तो विरोध जो निगेटिव फेज है,
इससे सबको होकर के गुजरना पड़ा। उसके बाद लोग जब अवेयर हुए, आज चाहे बैंक के बारे में, चाहे इंश्योरेंस के बारे में, चाहे कंप्यूटर के बारे में, चाहे नौकरी के बारे में, चाहे किसी भी चीज के बारे में जब अवेयर हुए तो क्या हुआ, लाइन लग गई है। तो बधाई हो साथियों कि आप भी इसके निगेटिव फेज में काम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आप भी बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। और जब इसका पॉजिटिव फेस आएगा ना तो लोग आपके नीचे लाइन लगा काम करेंगे। आज अगर कोई बीएसपी में है, आज अगर किसी सेक्टर में है, कोई ट्रेन में अगर भारतीय रेलवे में अगर कोई है ना, तो आज सोचो उसकी कमाई कितनी होती है। और लोग सोचते भाई मेरा भी कोई जुगाड़ करवा दे। तो आज साथियों आप लोग निगेटिव फेस में है इस बिजनेस के। आज आने वाले इस टाइम में जब 2025-30 के बाद जब गवर्नमेंट इसके लिए प्रॉपर तरीके से सारा कुछ करेगी और जब पूरा सब चीज होगा तो उस टाइम पे सोच कर देखिए क्या कंडीशन रहेगा। जो सारा कुछ होगा आने वाले टाइम में, जो भी बिजनेस होगा आपके नीचे में, वो कितना बड़ा बिजनेस होगा वो सब आपके नीचे में होगा। आने वाले समय में लोग अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों का आना बाकी है अभी आपके बिजनेस में। अभी तो मान के चलो जिनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, जिनको लगता है कि यार शायद मेरे लिए बेहतर हो सकता है, केवल ये सोच करके आ रहे हैं लोग जो है। अभी पढ़े लिखे लोगों का आना बाकी है। एक नेटवर्कर एक उदाहरण बता रहा था, अदरवाइज मत लीजिएगा। पता है वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था अभी तो सर जो लोग गधे लोग हैं ना बिजनेस कर रहे, अभी तो घोड़ों का आना बाकी है, बोलता है वो। मतलब सही मायने में वास्तव में लोग ना इसकी डिग्री लेकर के आएंगे। बहुत सारे कॉलेजों में इसकी डिग्री आनी शुरू हो चुकी है, आप लोग को पता है। बहुत सारे एग्जाम में इसके सवाल इसके बारे में पूछे जाने लगे, आप सबको पता है, ये सब चीजें हो रही है। तो अब ये चीजें अगर हो रही तो आपके पास एक शानदार मौका है। अब क्या होगा, इसका पॉजिटिव फेस आएगा, फिर इसका ग्रोथ फेस आएगा, फिर नॉर्मल फेस आएगा। और सबसे बड़ी चीज इसमें अधिक संभावना, क्योंकि इसकी संभावना तकरीबन 100 साल तक के रहेगी, इसलिए क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है। बाकी क्षेत्र में तो एक रोजगार में व्यक्ति ज्वाइन करता है या जाता है तो बाकी लोग का रोजगार छिन जाता है। पर इस क्षेत्र में जितने भी लोग आएंगे और रोजगार पैदा करते हैं, वहां पे मान लीजिए 10 लोग की प्लांट में जरूरत है, 10 लोग ज्वाइन किए, वहां पे खत्म हो गया, 11वां व्यक्ति नहीं जा सकता। पर यहाँ पर 10 लोग ज्वाइन करेंगे तो 100 को, 1000 को, लाख को ला सकता है, कोई मना नहीं है। तो इसका जो ग्रोथ, इसका जो फेज रहेगा ना, आने वाले 100 सालों तक के आपको कोई हिला नहीं सकता। इतना बड़ा बिजनेस होगा आने वाले समय में। तो साथियों आप सभी सौभाग्यशाली कि आप लोग निगेटिव फेज में हैं, क्योंकि निगेटिव फेज में जितने भी लोग हैं, लोग ये तरफ आवाज कर क्या रहे, निगेटिव फेज में जितने भी लोग हैं वही लोग सबसे बड़ा पैसा कमाएंगे, वही लोग सबसे ज्यादा इनकम करेंगे। और किनारे कर लीजिए, वही लोग सबसे बड़ा इनकम करेंगे। तो साथियों बधाई हो आप सभी कि आप इस फेज से गुजर रहे, इस दौर से गुजर रहे हैं। आगे बात करते हैं अब दिन सेकंड फेज क्या होगा। इस बिजनेस में हम आ तो गए हैं, पर अब हमें अगर बड़ा काम करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे आज हम बात करेंगे, जिस पे हम कई बार बात कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमको समझ में आ गया कि यार ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा काम यहाँ से किया जा सकता है। पर अब बात करते हैं हम कि आप अगर इस बिजनेस में हैं, इसी बिजनेस में मिस्टर रसिका रविकांत सोनी सर लोग हैं, जो नवंबर महीने की उनकी इनकम थी 7,06,710 रुपए। और टोटल अभी अब क्लियर आएगा आवाज, में ख्याल से अब क्लियर आ रहा होगा आवाज। आप देखिए मैं रुक गया हूँ, आ रहा होगा तो मैसेज कीजिएगा, सीतेश क्लियर आ रहा होगा तो आने वाले। अच्छा यहाँ पे जैमर लगा है सर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे। तो ये 7 महीने में रविकांत सोनी सर लोगों ने 40 लाख से भी ज्यादा का इनकम किया है। 40 लाख से भी ज्यादा का इनकम आप सोच करके देखिए। आप और हम भी इसी बिजनेस में शामिल हैं, आप और हम भी अगर इसी बिजनेस में शामिल है तो आप और हमारे लिए क्या, अगर एक व्यक्ति यहाँ से 40 लाख कमाता है, बड़े सपनों को पूरा करता है, हमारे आंखों के सामने अगर सब कुछ हो रहा है, तो आप लोगों से एक सवाल है, दोस्तों। वो सवाल ये है कि आप भी इसी बिजनेस में हैं, आप अगर इसी बिजनेस में है तो आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्या अचीवमेंट ले रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर यहाँ। अगर इस बिजनेस में है तो आप यहाँ से क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, इसको आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला चीज कि आपके लिए बिजनेस क्या दे सकता है। आप लोगों से कुछ सवाल है मेरा, उसका जवाब आप लोग जरूर देंगे। रोक लीजिएगा सर, टावर आ गया, बढ़िया। आप लोगों से कुछ सवाल है, वो सवाल ये है सर कि आपसे एक सवाल है आपके लिए, पर्सनली आपके लिए, कि आपका सपना क्या है, आपका सपना क्या है। ओके, अब आवाज आ रही है साथियों, आवाज अब आ रही है क्या चेतन जी? बाकी लोग बताएं आवाज आ रही है? अब वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, अब आ रहा होगा आवाज शायद, है ना? आ रहा होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जी सर आ रहा है। ओके ठीक, थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं साथियों, इस काम को लेकर के बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे हम बात करने वाले हैं। वो बात ये है कि आपका सपना क्या है इस बिजनेस में आने का, आपका वो मुख्य कारण क्या है जिस वजह से आप इस बिजनेस में आए हैं।
आप सोचिए किस लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। कुछ तो आपका सपना होगा। क्या सपना है आपका? कोई सपना है? प्लीज आप लोग लिखिए, अगर कोई सपना है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए आपका जो भी सपना है। लिखते जाएं जो भी आपका सपना है। कुछ तो होगा आने का, इस बिजनेस में आने का कोई ना कोई तो कारण होगा ना। कारण होगा आप लोग का। अनुराग साहू जी, कुछ कारण होगा आपका? रेखा यादव मैम, टेक्नो स्पार्क, कारण होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है, बस आगे बढ़ाओ सर। अगर आप लोग का कुछ कारण है करने का, अगर इस काम को करने का आपके पास कोई कारण है, करे रायपुर में घर लेने का है, प्रियंका बघेल जी बोल रहे हैं जी सर कुछ कारण है करके। आप लोग का क्या कारण है साथियों? क्या क्या कारण है आप लोगों का? आप लोग जरूर लिखें। आप लोग जो भी कारण होगा आप लोग जरूर लिखें, क्योंकि जो भी कारण होगा आप लोग जरूर लिखेंगे, क्योंकि कारण रहेगा तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। रीजन रहेगा आपके पास में तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। क्या आपके पास कोई कारण है कोई कारण आपके पास में? उस कारण को अगर आपके पास में, आप रोक लीजिए सर, आपके पास अगर कोई कारण है, अगर वो कारण आपको मोटिवेट करता है इस काम को करने के लिए, तो आइए कुछ चीजों पे और आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा, कुछ डिस्कशन करूंगा। अगर आपके पास कुछ कारण है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कार लेना है, जो भी करना है, आपका परिवार के लिए समय भी देना है, पैसा तो कमाना है, गुड सीधे जी, बहुत बढ़िया, सारा कुछ जो है, अगर आपके पास ये कारण है तो आप लोगों से सवाल है, मैं आपके बिहाफ में सवाल कर रहा हूं, मेरे उन सपनों को बोलूं ज्यादा अच्छा, मेरे उन सपनों को पूरा करने के लिए इस काम के अलावा, डीएमपीएल के अलावा बाहरी दुनिया में और कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? आपको अगर कोई ऑप्शन नहीं दिखता, आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं होगा ऑप्शन। धनराज जी बोल रहे नहीं है करके, नहीं है कोई ऐसा ऑप्शन। पूजा मैडम भी बोल रहे नहीं है कोई ऐसा ऑप्शन। तो साथियों, जहां से मैं अपने उन सपनों को ईमानदारी से काम करके पूरा कर सकता हूँ, कम समय में पूरा कर सकता हूँ, वो प्लेटफॉर्म है डीएमपीएल का। वो प्लेटफॉर्म आपके लिए डीएमपीएल का, क्योंकि इसी डीएमपीएल बिजनेस से साथियों, इतना विरोध के बावजूद भी इसी डीएमपीएल बिजनेस से, आपको बता दूं मैं, इसी डीएमपीएल बिजनेस से 60 से भी ज्यादा लोगों ने कार खरीदा है। सॉरी, 65 से भी ज्यादा लोगों ने कार खरीदा है, बस इतना ही। 65 से भी ज्यादा लोगों ने कार खरीदा है। 5 मिनट करना है सर। 65 से भी ज्यादा लोगों ने कार खरीदा है। लोग 1 लाख से लेकर के 60 लाख, 70 लाख, 67 लाख रुपए आज बताए थे प्रकाश सर। मैं प्लान में देख रहा था, आप लोग भी मेरे ख्याल से अटेंड किए होंगे। 67 लाख रुपए का टेस्टिमोनी दिखा रहे थे, 22 लाख रुपए का आईडी में आ गई है। इतना बड़ा अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा अगर आपके पास में मौका है, तो साथियों क्या लगता है इस काम को ईमानदारी से करने की जरूरत है कि नहीं है? करने की जरूरत है। और अगर है साथियों इस काम को ईमानदारी से करने की जरूरत है, तो आप लोग को कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग आपको ना बोलेंगे, कुछ लोग आपको पता है क्या करेंगे? भाई ये सब नहीं होता, ऐसा बोलेंगे। तो क्या उनके ना बोलने से, उनके मना करने से आप इस जबरदस्त अवसर को छोड़ देंगे? क्या इस जबरदस्त अवसर से आप बाहर हो जाएंगे? क्या लगता है? किसी के नकार देने से, थैंक यू सर, किसी के नकार देने से अपने आइडियाज को हल्का में मत लीजिए साथियों। दुनिया में हर बड़े काम को पहले नकारा गया है। आज भारतीय रेलवे, आपको बता दूं मैं, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है भारतीय रेलवे का, इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है यार। इसको भी तो लोग मना किए थे। एसबीआई बैंक भारत का और मेरे ख्याल से वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम है, इसको भी तो लोग नकारे थे। कंप्यूटर आज हर देश के हर व्यक्ति की जरूरत है। मोबाइल भी हमारा कंप्यूटर की तरह ही है जिससे हम काम कर रहे हैं, इसको भी तो नकारा गया था। एप्पल के फाउंडर को आपको पता है कितने बार स्टीव जॉब को नकारा गया था। तो साथियों, अगर कोई आपको नकार रहे ना, तो हल्के में मत लीजिए। आपको अगर आपके आइडियाज पे ना, अगर डीएमपीएल बिजनेस प्लान पे अगर आपको भरोसा है ना, तो आप कर जाएंगे। क्या आपको 100% बिलीव है इस काम पे? आपको, आपका दिल क्या बोलता है, आपका मन मस्तिष्क क्या बोलता है कि आप यहाँ से क्या आगे बढ़ सकते हैं? आपका दिल क्या बोलता है उम्मीद, है भरोसा? थंब दिखाएं जिनका वीडियो ऑन है। आप, अगर आपको बिलीव है तो आप लोग थंब दिखा सकते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, है क्या भरोसा है उम्मीद कि कुछ किया जा सकता है? क्या बोलते हो दोस्त? है उम्मीद? राम कुमार साहू जी, लक्ष्मण जी, मुंगेसिया साहू मैम, है भरोसा कि यहाँ से कुछ किया जा सकता है भरोसा आप लोग को? बहुत सारे साथी लिख भी रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है बिलीव कि यहाँ से कुछ किया जा सकता है? अगर है भरोसा यहाँ से कुछ हो सकता है करके, तो बॉस कोई भी मना करे। गुड दीनानाथ जी, नीरम वर्मा जी, संजय सिन्हा जी, अगर है बिलीव ना, तो बस भिड़ जाओ। लोग कुछ भी कहे,
क्योंकि लोग उसी तरह से सोचेंगे ना जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी वैल्यू है। आपको एक बहुत अच्छी चीज बता दूं कि स्टोरी है, उसी स्टोरी को बल्कि मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, बताने की सोच रहा था मैं, उसका फोटो शेयर करता हूँ, पढ़ करके आप लोग से मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। बहुत अच्छी चीज है, इसको आप लोग समझिएगा कि जिसकी जितनी समझ है उसके हिसाब से वो आंकेगा। स्टोरी का शीर्षक है आपकी कीमत। स्क्रीन दिखाई दे रहा है साथियों, दिखाई दे रहा होगा तो यस लिख सकते हैं। गौतम बुद्ध से एक बार उनके प्रिय शिष्य ने पूछा कि जीवन का मूल्य क्या है। गौतम बुद्ध से एक बार उनके प्रिय शिष्य ने पूछा कि जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा इसका मूल्य पता करके आओ, पर इसको बेचना नहीं। शिष्य बाजार में एक अमरूद बेचने वाले के पास गया और उस पत्थर की कीमत पूछी। उसने कहा इसके बदले में 12 अमरूद दे सकता हूँ, 12 अमरूद ले जाओ। आगे बढ़ गया, फिर वह एक आलू बेचने वाले के पास पहुंचा। उसने उससे कीमत पूछी तो बोला एक पत्थर अच्छा दिख रहा है, चमक रहा है, मैं अपने घर में रख लूंगा, आप क्या करो एक बोरी आलू ले लो मेरे से। फिर वो आगे बढ़ गया क्योंकि उसको बेचना ही था। इसके बाद वह एक सुनार के पास गया तो उसने इसे झट से कहा, वो समझ गया कि बहुत कीमती पत्थर है। उसने कहा, सुनार था क्योंकि वो सुनार था, उसने कहा कि मैं इसको 50 लाख रुपए मुझे दे दो। और मना करने पर जब वो मना किया तो उसने उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए लगाया। 50 लाख रुपए के बाद उसने उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए लगाया। फिर वह व्यक्ति जो वह शिष्य था आगे बढ़ करके वह शिष्य एक हीरा के जौहरी, जिसको हीरो की परख होती ना, उसके पास चला गया, जौहरी के पास चला गया। जौहरी ने पहले एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस पत्थर को रखा जो कि रूबी था, और उसे रखकर उसकी पूरी परिक्रमा की, मतलब उसका राउंड किया और मत्था टेका। फिर कहा कहां से ले आए यह बेशकीमती रूबी। फिर उसने जब इसकी कीमत पूछी तो उसने कहा कि इसे बेच करके ना इस पूरे राज्य को, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है सर, इसे बेच करके ना इस राज्य को, 1 सेकंड साथियों है ना, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, बस होल्ड कीजिएगा। इसको बेच करके हम आगे बढ़ते हैं जहां पे आए थे। थोड़ा सा नेटवर्क वीक है साथियों यहाँ पे, तो हम आए हुए थे स्टोरी पे। स्क्रीन में ख्याल से दिख रहा होगा, स्क्रीन आ गया स्क्रीन। तो उसने कहा कि इसे बेच करके, अभी आवाज अब आ रही होगी, आवाज आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आवाज तो है ना, आवाज आ रही हो तो यस लिखें प्लीज मुझे। आवाज आ रही है? आवाज मेरी आ रही है किसी को? किसी ने कुछ लिखा है, यस ओके आ रही है आवाज। चलिए, तो हम आए हुए थे साथियों। फिर उसने कहा कि परिक्रमा की उसने कहा कि इसे पूरे राज्य को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हैरान परेशान शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। बुद्ध ने कहा यह जीवन एक रूबी है, इस पर ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत और अपने ज्ञान और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाएगा। अक्सर हम हताश हो जाते हैं जब कोई हमारी सही कीमत नहीं आंकता। यार इतना अच्छा बिजनेस है, लोग क्यों ज्वाइन नहीं, क्यों लोग मुझे मना करते हैं, मतलब जो है ऐसा कई बार माइंड में आता है, यार इतना अच्छा बिजनेस है, क्यों लोग मना करते हैं, क्या बात है, ऐसा कई बार दिमाग में आता है कि क्यों ऐसा लोग करते हैं, इतना अच्छा बिजनेस है, इतना सारा कुछ है, इसके बावजूद लोग क्यों मना करते हैं। कई बार ऐसी बातें दिमाग में आती होंगी, आप लोग के भी मन में आती होंगी। तो साथियों आप कभी भी ना हताश, निराश, परेशान मत होइएगा। लास्ट चीज चला रहे हैं हम लोग, आपको बताना चाहूंगा। उस शिष्य ने उसने कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि इसकी कीमत लोग अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के हिसाब से लगाएंगे। और आधुनिक बात, अली बाबा के संस्थापक, जिसकी एक दिन की कीमत 300 करोड़ से ऊपर है, alibaba.com के संस्थापक की कीमत, जैक मा की कीमत, और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है जैक मा ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे 10 बार दाखिला देने से मना कर दिया, नौकरी के लिए 30 बार से ज्यादा ठुकराए गए, मगर जैक मा को अपनी निगाहों में अपना मूल्य कभी कम नहीं होने दिया। और उसने क्या किया, आवाज नहीं आ रही है, उसने क्या किया, आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से यार। उसने क्या किया, उसने अपनी कीमत लगाई, उसने अपनी कीमत तय की, और उसने आज वो जैक मा अलीबाबा का मालिक बन के बैठा है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का, 300 करोड़,
100 करोड़ से ज्यादा पर डे की उसकी इनकम है। ओके, स्क्रीन में शायद मैं दिख रहा हूँ, ठीक, चलिए। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि लोग अगर आपको मना करें, लोग अगर आपको आपके बिजनेस में आने से अगर आपको मना करे, तो समझिए कि वो अपनी समझ के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब आपकी कीमत, जैसे रूबी की कीमत, एक अमरूद वाला 12 अमरूद लगा रहा था, एक आलू वाला एक बोरी आलू लगा रहा था, पर जोहरी जिसको हीरे की कीमत पता थी, उसने क्या बोला, इस पूरे राज्य को भी बेच देंगे ना तो भी इसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। वैसे ही आप सब अमूल्य हैं। आपकी कीमत ना डीएमपीएल के लोग, डीएमपी के लोग जानते हैं आपकी कीमत लाखों रुपए महीना है, पर बाहर का व्यक्ति थोड़ी जानता है। उसको तो लगता है कि यार जोड़ने जाने वाला बिजनेस में आ गया है, उसको लगता है कि ऐसी कोई काम होगा। साथियों, पर आपको अगर अपने आप में भरोसा है तो आप लोगों के बीच बताते चलेंगे, अपना काम करते चलेंगे, और एक समय आएगा जब लोगों को आपकी वैल्यू भी आपको लोगों को पता चलेगी। तो इसलिए साथियों, अपने काम करते चले, और सबसे अच्छी बात यह है, अपने आप को आंकने और साबित करने का मौका हमारे पास, बहुत शानदार मौका, अपने आप को साबित करने का मौका है। और वो मौका है साथियों हमारे पास में, बहुत ही शानदार 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 मौका। साल का लास्ट दिन बचा हुआ है, 2 से 3 दिन का समय बचा है इस साल का, और यह साल का लास्ट दिन आपको मौका दे रहा है। बहुत ही शानदार 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 मौका दे रहा है, एक जबरदस्त मौका, जिस मौके का नाम है चैंपियन ऑफ द मंथ बनने का। चैंपियन ऑफ द मंथ बनने का मौका दे रहा है, और ये चैंपियन आपको बनाएगा कई हजार लोगों के बीच में। 15 जनवरी 2023 को सुबह 10 बजे आपको ढेर सारे लोगों के बीच में सम्मान होने का मौका देगा, ढेर सारे लोगों को बीच में अपने आप को रखने का मौका देगा, ढेर सारे लोगों के बीच में अपनी स्पीच को रखने का मौका देगा। ये जो मौका है, ये, और ये मौका है साथियों शानदार, आपके लिए मौका है ये मौका।